सोचो सोचो, एनीवन? अगर हमारा सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से डेवलप हो जाता है, ठीक है, हम जो योजनाएं लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं जैसे कि लेबर लॉज वगैरह, ठीक है, एफडीआई को हम इंडिया में इनवाइट कर रहे हैं, जो बैरियर्स है ट्रेड के उनको हटा रहे हैं, मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो चला रहे हैं, और बिजनेस इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको हम लोग अच्छी कर रहे हैं, उस इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो अगर ये सारी चीजें सही बैठती है तो फिर क्या होगा? कैफ? सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट काफी जल्दी खत्म होगा। ये हटा के बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी कम होगी, और उससे हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है और लोअर इंडस्ट्री होती है, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और मैम इंडिया की नेटवर्थ होती है, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी, और एक्सपोर्टर बन जाएगा इंडिया। जैसा भी इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है उसकी जगह एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा इंडिया। हनी? मैम वही गुड और सप्लाई की जो डिमांड जो होती है मैम वो इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है मैम, जो पॉपुलेशन भी कह सकते हैं वो भी हो जाएगी। मैम अगर जीडीपी इंक्रीज होगा, मैम अगर वो होगा तो हम उसकी जगह जो हमारा पैसा है वो इनोवेशन वगैरह में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले तो जॉब बढ़ेगी यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये टी लिखा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, या एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉवर्टी कम होगी। अब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ठीक है, जीडीपी बढ़ेगी, और अगेन जीडीपी बढ़ेगी तो सेकेंडरी सेक्टर और डेवलप होगा। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। अब इसमें एफडीआई का भी रोल बिल्कुल होगा, एफडीआई का रोल, ठीक है। जब किसी अगर ये चला तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी कैसी होगी? ओवरऑल इकोनॉमी की बात करूं अगर मैं, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी में जीडीपी लगातार बढ़ रही है तो उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी या बुरी होगी? अच्छी होगी। और एफडीआई कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश में आएगा? जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो, ठीक है। कोई नाइजीरिया, सोमालिया, युगांडा में इतने पैसे लगाए ना भले, लेकिन अगर पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट गारंटीड है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा है खरीदने के लिए चीजें, तो चीजें बनेगी भी, और चीजें बनेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो सेकेंडरी सेक्टर अगेन बढ़ेगा, और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। आप लोग सोच सकते हैं इंडिया के लिए सेकेंडरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग बहुत सारे हैं और लेबर बहुत सारे हैं। अगर ये चीज होती है इंडिया में तो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? शुरू से बताने का बोला, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इकोनॉमी क्या है, ठीक है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी के बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इकोनॉमीज के टाइप्स पढ़े 3 आधार पर, और भी होते हैं जैसे कि एक ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, एक होती है जो होती है प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है अनप्लान्ड इकोनॉमी। जिसमें प्लानिंग के साथ काम किया जाए वो प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें प्लानिंग के साथ काम ना किया जाए बस ऐसे ही कर रहे हैं अफगानिस्तान जैसे, वो होती है अनप्लान्ड इकोनॉमी। पर ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेशंस नहीं आएगी,
नेक्स्ट हमने क्या करा, सर्कुलर फ्लो, एंड लास्ट सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। इतनी चीज में कोई डाउट? ठीक है, बताओ मुझे जरा कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाथ खड़ा करना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ठीक है, जब किसी फर्म से गवर्नमेंट गुड्स या सर्विसेज खरीदती है तब गवर्नमेंट उसके बदले कुछ एक्सपेंडिचर करेगी, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? ठीक है, यानी इतनी चीज में कोई डाउट नहीं है, बहुत बेसिक चीजें थी सब। इस पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए? क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, सेविंग क्या, सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग्स क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लिख चुके हैं हम लोग ये सब। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने इनकम ली 100 रुपए की, एक दिन की 100 रुपए इनकम हुई, इसमें से 10 रुपए की चॉकलेट खा ली। ठीक है, तो आप लोग की सेविंग क्या हुई? 90। मतलब इससे गंदा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ठीक है, लास्ट हेडिंग हम लोगों ने डाली थी रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो, छोटी सी डेफिनेशन है। डिमांड। लिखो क्वांटिटी ऑफ a good that consumer is willing to buy at different prices। हिंदी में लिखो माल, डिमांड यानी मांग। ठीक है, माल की मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार है। ठीक है, यानी डिमांड का मतलब क्या है? गुड्स की ऐसी क्वांटिटी जो कि डिफरेंट प्राइसेस पे हम लोग जो कंज्यूमर हैं खरीदना चाहते हैं, हम विलिंगली उसको बाय करना चाहते हैं। ठीक है, डिमांड का मतलब पता है। नेक्स्ट लिखो सप्लाई। क्वांटिटी ऑफ अ गुड that producer is willing to sell at different prices। माल की मात्रा जो
उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार है। ठीक है, डिमांड वो चीज जो कंज्यूमर खरीदने को तैयार है और सप्लाई वो चीज जो प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है। इतनी सी बात है। ठीक है, डिमांड कंज्यूमर जो किसी प्राइस पर खरीदने को तैयार है और सप्लाई, प्रोड्यूसर किसी ठीक है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और आप लोग कंज्यूमर हो तो डिमांड क्या होगी? ये मान लीजिए कि आप सबको ये चौक चाहिए, ठीक है ना, तो ये डिमांड है। आप सबको जो चीज चाहिए वो डिमांड है। लेकिन अगर मैं ये चौक आप लोगों को बेचना चाहूं तो ये सप्लाई है, यानी जो कंज्यूमर खरीदना चाहे वो डिमांड है। ठीक है, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, यानी जो हम लोग कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं वो डिमांड है। ठीक है ना, और जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है वो सप्लाई है। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप लोग क्या चीज खरीदना चाहोगे? एक आम आदमी की तरह से सोचना। अगर एक पेन है उसका रेट 10 रुपए है, ठीक है ना, और एक और पेन है जिसका रेट है 1000 रुपए। इन दोनों चीज में से इंडिया के रेस्पेक्ट में किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? 10 रुपीज की पेन की। कितने लोगों के पास 1000 रुपीज का आते हैं? 1000 रुपीज के पेन, ऐसा नहीं कि पेन नहीं आते 1000 रुपए के, ठीक है ना। तो कितने लोगों के पास होगा 1000 रुपए का पेन? रतलाम में तो शायद किसी के पास, ठीक है। तो इस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, वही मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉज रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड। लॉज रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड। सबसे पहला हेडिंग है इसमें लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमी को समझने के लिए लॉ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तभी केस स्टडीज भी समझ में आएगी और तभी जो कॉन्सेप्ट होते हैं अंदर के कि चीजें क्यों बनी वो समझ में आएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एफडीआई अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, जीडीपी कम हो रही है तो क्यों हो रही है, ऐसे क्या फैक्टर्स है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रोल नहीं होती, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमी में काम करते हैं। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है एडम स्मिथ। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस करके, नाम बहुत बड़ा है उस बुक का, पर उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में इन्होंने एक चीज का जिक्र किया है जिसका नाम है इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट यानी मार्केट के अदृश्य हाथ। क्या होते हैं मार्केट के अदृश्य हाथ? जो दिखते नहीं है, ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार यूपीएससी के एग्जाम में कि इनविजिबल हैंड्स और जो है मार्केट के, उसका जिक्र किसने किया है? तो एडम स्मिथ ने किया है अपनी बुक में। आप लोग चाहें तो नोट डाल के कहीं पे साइड में लिख सकते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में बाजार के अदृश्य हाथों, ब्रैकेट में लिखेंगे मांग एवं आपूर्ति, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट ब्रैकेट में लिखेंगे डिमांड एंड सप्लाई का जिक्र किया है। लॉ ऑफ डिमांड में लिखो क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to price।
ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी चीज की अगर प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है ना। और अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी। मान लो अगेन वही एग्जांपल कि ये 10 रुपए की कोई चीज है तो उसकी डिमांड, क्वांटिटी की जो डिमांड है वो ज्यादा है। अगर वही चीज ज्यादा की हो गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एनी डाउट? समझ में आ रही है बात क्या है कि अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड, क्वांटिटी की जो डिमांड हो रही है मार्केट में वो ज्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर। और अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, बना लो इसको। अगर ये 10 रुपए की चीज है तो इसकी डिमांड इतनी है, अगर ये 40 की है। अब यहाँ पे हम बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लोगों की इनकम वगैरह कांस्टेंट है। यहाँ पे हम सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना कि मैम अगर इनकम बढ़ जाए तो, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि अगर इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, ये चीज, लॉ ऑफ डिमांड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। वेरी गुड, ये कर्व बना लिया। यहाँ पे प्राइस हमने रुपीस में लिए हैं, डॉलर में नहीं, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत छोटी छोटी और इजी चीजें हैं ये, जो हम लोग नॉर्मली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है? ये चीज पढ़ी है, पढ़ रखी है, तो फिर आंसर क्यों नहीं देते हो? बताओ चलो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? मैम अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो उस चीज की सप्लाई कम होगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई। हाँ, और किसने पढ़ रखा है? बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए। कितने लोग कॉमर्स के हैं? कितने लोग साइंस के हैं? अच्छा, और बाकी सब काय के हैं? आर्ट्स, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई लिखो। क्वांटिटी सप्लाइड is directly proportional to सिंपल सी तो बात थी। क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। क्यों ऐसा? जब जिस चीज के प्राइस ज्यादा है तो हम तो खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर उसकी सप्लाई कैसे बढ़ेगी? सोचने वाली बात है। कैफ? अब बोलेगा 2 साल हो गए मैम को पढ़ा। देखो फर्स्ट ईयर ऐसे ही पास। अभी हमने वही, जो लोग, तुम लोग कोविड में पास होने वाले बच्चों, तुम अनपढ़ हो, ठीक है। अब ओके, वापस लौटाओ। अगर अभी हमने एज ए कंज्यूमर सोचा कि अगर एक पेन 10 रुपए का है और एक पेन 1000 रुपए का है तो हम 10 रुपए वाला खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब डिमांड साइड की बात कर रहे हैं तो हम एज ए कंज्यूमर सोच रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंज्यूमर की बात हो रही है और खरीदने की बात हो रही है। लेकिन जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तब हमको कैसे सोचना पड़ेगा? एज अ, आप एक प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। मार्केट में एक पर्टिकुलर चीज का रेट 10 रुपए है और एक और चीज है जिसका रेट 50 रुपए है। यानी आपको एक चीज बनाने पर एक पे 10 रुपए मिल रहे हैं और दूसरी पर 50 रुपए मिल रहे हैं, तो आप कौन सी प्रोड्यूस करना सही समझेंगे? जिस पर 50 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे किसी पर्टिकुलर चीज पर तो उसको प्रोड्यूस करने का जो इंसेंटिव है वो ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। कोई डाउट? देखो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट ज्यादा होगा जिस चीज में, वही करोगे ना, ठीक है ना। अब किसी चीज पर जब 50 रुपए मिल रहे हैं तो 50 रुपए वाली चीज बेचोगे। तो अगर किसी चीज के
प्राइस ज़्यादा होते हैं तो उसको बनाने का इंसेंटिव हमेशा प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। इसीलिए जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इंसेंटिव रहेगा क्या कि प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? यानी ग्राफ कैसा बनेगा, बना के दिखाओ जरा। ठीक है, अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ये है सप्लाई कर्व, हमेशा ध्यान रखना इन कर्व्स को। मैम चाइना तो हर चीज 10 रुपए की बना के बेचता है मैम। नहीं है चाइना की हर चीज 10 रुपए की। अरे Vivo X70 कितने का है? 10 रुपए का? मुझे दिला दो, मैं 20 रुपए दे दूंगी। और वो मोस्टली चीजें सस्ती बनाता है। मोस्टली चीजें सस्ती बनाता है, क्यों? क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करता है, इसीलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है ना, बात प्रॉफिट की है, मेरी बात सुनो। अमेरिका अगर कोई फोन बना रहा है 1 लाख रुपए का, इसमें उसने करीब 50,000 रुपीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए थे। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 50K। वही अगर चाइना कोई फोन 60, यही फोन सेम फीचर्स के साथ, ठीक है ना, 60,000 में बेच रहा है, और उसने सिर्फ पुर्जे खोल के रिसर्च करने में 10,000 रुपए लगाए, तो प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट है चाइना को? 50,000। It's all about money. In economics, it's all about money, and money is all about profit. ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए हमेशा? कुछ हो नहीं हो, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट से लॉस में चले जाते हैं तो इंसेंटिव्स कम हो जाते हैं, काम करने का मन ही नहीं करता फिर। ठीक है, फिर डिप्रेशन आ जाता है इंसान को कि इतना काम करने के बाद भी घाटा हो रहा है। लेकिन जब नया कोई नई एंटरप्राइज शुरू होती है, तब ऐसा कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो लॉस होना पॉसिबल भी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर लॉस होता है तो फिर गलत चीज़ है। लेकिन 6 महीने मैक्सिमम, उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है किसी भी एंटरप्राइज में। समझ में आया चाइना कैसे? मैं कल भी आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते क्यों हैं। चाइना के प्रोडक्ट सस्ते इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना अपने प्रॉफिट में कुछ घटाता है, नहीं। चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। चाइना नेटवर्क प्रोडक्ट्स लेके आता है अपने यहाँ पर, ठीक है ना, वो इधर उधर से ला कर और फिर बनाता है। ठीक है, सस्ते प्रोडक्ट्स ले आए और उसको मिला दिए और महंगा करके उसको बेच दिया। क्या प्रॉफिट कम हुआ यहाँ पे? नहीं। इसको कहते हैं दिमाग। क्या कहते हैं इसको? दिमाग, जो भारत पाकिस्तान जैसे देशों में थोड़ा कम है। ठीक है, हम लोग थोड़े एथिकल कंट्री, सॉरी पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी मैं, इंडिया की बात करती हूँ। हम लोग एथिकल कंट्रीज में आते हैं, ठीक है ना, हम ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, किसानों का भला करना, ये वो वेलफेयर स्टेट है। लेकिन हम लोग बिजनेस माइंड से अब जाके सोचना शुरू किए हैं, ठीक है, कि मेक इन इंडिया, FDI, ये सारी चीज़ें अब। और 2 साल से तो हमारी GDP की हालत बहुत बुरी थी। अगर ये पेंडेमिक नहीं भी आता तो भी इंडिया की इकोनॉमी डाउनफॉल में ही जाती। इसके पीछे रीजन है, ये एक एक्चुअली ये एक पैटर्न है जो इंडिया के साथ हमेशा से चलता आया। ये लिख लिया था ना आप लोगों ने? इंडिया की इकोनॉमी के साथ एक पैटर्न चलता है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, एक प्लेटो तक रीच हो जाती है, उसके बाद फिर घटती है, फिर थोड़ी बहुत नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है ना, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होती है, अगेन एक प्लेटो तक रीच होने के बाद फिर गिरना शुरू होती है। जब मैं आप लोगों को इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, तब मैं आप लोगों को ये बात बताने वाली हूँ, ठीक है, कि कब बढ़ी, ऐसे क्या कंडीशंस आए जब कम हो गई, फिर बढ़ी। जब मोदी गवर्नमेंट आई तब हम लोग पीक पे थे, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही थी हमारी GDP, 8% की ग्रोथ थी और सब कुछ अच्छा था, एम्प्लॉयमेंट थी, ये था वो था। लेकिन इस प्लेटो पे आने के बाद, पेंडेमिक के पहले ही ये होना शुरू हो गया था, और फिर पेंडेमिक आने के कारण तो ये सीधे ही नीचे आ गया, और उसके बाद अब हम वापस किस कंडीशन पे है? इस वाली पे। पर इसको कोई
वजह होगी ना। हाँ वजह होती है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, जब मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, 5 ईयर प्लान्स पढ़ाऊंगी, कुछ प्लानिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, कि क्या प्लान किया था, क्या टारगेट था और किस तरह से काम करना था और किस तरह से किया गया, ठीक है। दूसरा, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। प्लानिंग के कारण लोगों की इनकम में फर्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ता है, उसके कारण इनकम या तो बढ़ती है या तो घटती है। अगर इनकम बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है, इनकम घटती है तो पॉवर्टी बढ़ती है और जीडीपी घट जाती है। ये सारी चीजें आपस में बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले दिन से ही चीजें कनेक्ट कर करके पढ़ाई है, ठीक है। कि अगर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी, अगर जीडीपी कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट किस तरह से कम हो जाएगा, ठीक है। एक कंट्री की ग्रोथ तभी अच्छी मानी जाएगी जब उसकी जीडीपी अच्छी हो। और उसके बाद जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में अंतर बताने वाली हूँ, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है जो इंक्लूसिव ग्रोथ में पढ़ी ही जाती है। अभी के लिए लौट आओ लॉ ऑफ सप्लाई पे। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है हमारा, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्राइस के, यानी अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर हायर प्राइस मिलेगा तो प्रोड्यूसर के पास इंसेंटिव होगा उस चीज को प्रोड्यूस करने का। इज इट क्लियर? ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था मैम, क्लास के बाद आंसर दे। मैम आपने बताया कि चाइना के पास दिमाग है कि वो सस्ता खरीद के असेंबल करके देंगे। मैम पर हम भी तो जुगाड़ू हैं हर चीज में, तो फिर मैम हम बात यही है ना, हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं छोटे स्तर पर। अभी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि हमारा जो बजट इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें पूरा चैप्टर है नेटवर्क प्रोडक्ट्स के नाम से। अगर आप लोग सर्वे देखेंगे ना, पूरा चैप्टर है कि हम लोगों को इस तरफ फोकस करना चाहिए। अगर हम अपने यहाँ नहीं डेवलप कर पा रहे हैं चीजें, चलो ठीक है, लेकिन हम स्पेयर पार्ट्स लाके तो कर सकते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क का मतलब क्या है भाई, इधर से ले आए, 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 असेंबल किया और भेज दिया। हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तो फिर ये चीज लेके आए हम लोग इस बार लेके आए हम लोग हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। कुछ तो रीजन होगा जो इसको ऐड किया हमने। अगर हम लोग ऑलरेडी ये चीज कर चुके होते तो हम हमारे सर्वे में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सर्वे और बजट दोनों ही। बजट तो फिर भी चलो ठीक है, नहीं रटाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों की एग्जाम अगर जून में है तो जो बजट आने वाला है फरवरी में, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं कि इतनी मोटी मोटी में हम दोनों किताबें पढ़नी है, हम तो भूल ही जाएंगे, हमको कुछ नहीं आता, नहीं। बहुत सारी बुकलेट्स आती है छोटी छोटी, इवन आप लोग कहेंगे तो मैं खुद प्रिपेयर करके 4-5 क्लासेस देके आप लोगों को सर्वे क्लास में खत्म करवा दूंगी, ठीक है। पूरी बुकलेट्स नहीं पढ़नी होती है, वरना फिर इकोनॉमिस्ट ही बनोगे, उसके बाद फिर आरबीआई के गवर्नर बनना पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट? लॉ ऑफ सप्लाई में भी अदर फैक्टर कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। यहाँ पर मैंने किसी भी फैक्टर की बात नहीं की, यहाँ पे सिर्फ किस चीज की बात हो रही है, प्राइस की और क्वांटिटी की। अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी। और इन दोनों को भी आपस में मत जोड़ना, सिर्फ क्या ध्यान रखना है अभी कि जो सप्लाई है, क्वांटिटी, जो सप्लाई की क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मैं सोच रही हूं कि ये मैं कल स्टार्ट करूं, क्योंकि टाइम हो गया है और बीच में इसको छोड़ूंगी मैं अगर, तो कल फिर से शुरू से करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी हेडिंग डाल लो, इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मांग एवं आपूर्ति में परस्पर संबंध। ओके, सी यू गाइस टुमारो।